हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड टॉपिक ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सेकेंड पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर. ठीक है. मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, हाउ दे आर रिलेटेड. गॉस लॉ ही स्टेट्स दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो. क्लोज सरफेस है, सपोज आपका टोरॉइड है. ठीक है. तो द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड और एनी क्लोज सरफेस बोलो. ठीक है. हमने एम्पीरियन सर्किट लूप किया, हमने गॉस लॉ ऑफ वो देखा क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो मैग्नेटिज्म केस में गॉस लॉ स्टेट्स दैट इसके अंदर देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. एनी क्लोज सरफेस, नो मैग्नेटिक फील्ड. क्यों? देखो, डायपोल के वक्त में वी हैव चार्जेस इनसाइड. ठीक है. वी हैव चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस क्या कहते हैं हम? इट इज एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बोलते हैं. ठीक है. चार्ज एनक्लोज्ड, उस क्लोज सरफेस में जितना चार्ज रहेगा इट इज एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड. बट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी से इट जीरो. क्यों? यहाँ पे चार्ज की जगह, क्यू की जगह कौन काम करता है? मैग्नेटिक डायपोल एम. ठीक है. और हमने क्या देखा? एम में देर इज नो मोनोपोल्स दैट एग्जिस्ट. इट विल ऑलवेज बी बोथ द पोल्स एग्जिस्टिंग टुगेदर. अकेला नहीं होता है. इलेक्ट्रिकल इसमें क्या होता है? देयर कैन बी अ सिंगल चार्ज, देयर कैन बी अ सिंगल चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बट there cannot be a single north or a single south pole to release this magnetic field. ठीक है. so magnetism में the magnetic flux, the net magnetic flux to any closed surface is zero. यही है Gauss law of magnetism. the difference between Gauss law and magnetism यही बताया of electrostatic reflection. यानी Gauss law of magnetism फिर से हमें क्या बताता है? It again confirms that no monopoles exist. No separate south or no separate north pole exists. They always exist in combination. ठीक है ना. बोला ना मैग्नेट तोड़ दो, मैंने बोला साउथ पोल तोड़ देती हूँ. साउथ पोल तोड़ के अलग रखूंगी, नॉर्थ अलग रखूंगी. मोमेंट आई कट दिस, इस साइड में वापस से उसका ऑपोजिट पोल तैयार हो जाएगा. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल. मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल दो पोल है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक में प्लस और माइनस चार्ज होता है. यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल विल एक्ट एज टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक डायपोल. तो इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल्स, यस, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, यस, एंड स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ. दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस. उस डिस्टेंस को हम l कहते हैं, उसको हम ट्वाइस स्मॉल l कह सकते हैं. ठीक है. क्योंकि हमने देखा था डायपोल में भी एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और माइनस है. वैसे ही नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में सपोज ये एल है, इसको हम ट्वाइस स्मॉल एल बोल सकते हैं. क्योंकि अगर हम इसको सेंटर से डिवाइड करेंगे तो हमको दो इक्वल हाफ मिलने चाहिए. जैसे कि यहाँ भी वी से इट एल 2a कहीं पर बोला है ना, कहीं 2l बोला है. कुछ नहीं, दो लेंथ को ट्वाइस इन 2 days या 2r भी बोल सकते हो. इट इज़ दैट वे. तो ट्वाइस में लेना ताकि जब आप उसको हाफ करो तो वो दो हाफ में इक्वली मिल जाए आपको. वी कीप इट दैट वे. ठीक है. तो डायपोल में इलेक्ट्रिकल इसमें हम क्या बोलते हैं? द चार्ज इंटू 2l दैट इज द, यू कैन से स्मॉल इंटू कैपिटल L वेर कैपिटल L इज इक्वल टू 2l. यही बोलते हैं. मैग्नेटिक डायपोल में हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक डायपोल में हम क्या करते हैं? उसको कैपिटल M से लिखते हैं. स्मॉल m जो हमारा पोल स्ट्रेंथ होता है, दो पोल स्ट्रेंथ है, उसका मैग्नीट्यूड लिया इनटू द लेंथ L, कैपिटल L. सो आई कैन राइट इट स्मॉल l 2l. बिल्कुल डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ही जैसा फॉर्मूला है, बस वहाँ आपका q आ जाता है, यहाँ आपका स्मॉल m आ जाता है. दैट्स इट. जस्ट ट्राई टू मेक थिंग्स ईजी फॉर यू सो दैट आप एग्जाम के वक्त ना रिलेट भी कर सको और कन्फ्यूजन लेवल ना हो. वरना तब याद आता है यार मैंने P पढ़ा था, यहाँ m कैसे डालूँ. लेकिन ये भूल जाते हैं मैग्नेटिज्म में और वो इलेक्ट्रिसिटी है. ये होता है, जस्ट एक्सेप्ट दैट. चलो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यही आपका कैपिटल है. उसी की डेरिवेशन जो मैंने इक्वेशन मैंने पहले लिख चुकी हूँ, दैट इज कैपिटल M
is equal to small m into twice the distance between 2L or the distance, not twice the distance. It is the product of the pole strength of either. It is not the pole, it is pole. And the magnetic length of the magnet. Yes. So मैग्नेटिक लेंथ इज 5/6 ऑफ जियो लेंथ. ये एक नॉलेज के लिए, अगर जियो लेंथ दिया हुआ है तो मैग्नेटिक लेंथ निकालने के लिए मैं आपको ये दे दिया इधर, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वी शुड नो एवरी सिंगल थिंग. जितना आप ज़्यादा जान सकते हो उतना ज़्यादा जानो. देयर इज़ नो लिमिट फॉर योर नॉलेज. ठीक है, और तब भी शायद हम शॉर्ट पढ़ सकते हैं. चलो, तो मैग्नेटिक लेंथ अगर ये जियो लेंथ दिया है तो सपोज सब 10 दिया है तो इनटू अपन 5/6 कर देना और उसको ले आना और न्यूमेरिकल में डाल देना. दे कैन डू एनीथिंग. तो देखो डायपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही है. चलो डायपोल का भी डायग्राम दे देते हैं. इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर दिस इट विल बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. यस, ठीक है. तो दिस विल बी 2L, राइट. ओके, मैग्नेटिक इसमें क्या है, देखो ये पोल स्ट्रेंथ है, ये पोल स्ट्रेंथ है M और ये इसका M है. ठीक है, तो दिस विल बी पोल स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ. तो देखो आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट ये आ गया पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ to north. चलो, so again this is for a current carrying coil, for a circular coil carrying current carrying conductor. सर्कुलर कॉइल के लिए बात कर रहे हैं हम. सर्कुलर कॉइल के लिए जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए करंट इज I और इसका है करंट इज I. राइट हैंड थंब रूल से आप अगर राइट हैंड थंब रूल से if we curl the right hand thumb rule है, curl the current के डायरेक्शन में आप करो तो thumb will be give you the direction of the magnetic moment. फिंगर कर्ल करंट के डायरेक्शन में. ये देखो यहाँ पे सपोज फिंगर को आप ये इस तरफ अपने उंगलियों को टर्न करोगे. ठीक है, तो योर thumb will give you the direction of magnetic moment. now अच्छा, इसके अंदर M देखो अभी तक के आपने सीधा मैग्नेट की बात की. ठीक है, अभी एक कॉइल कर दिया. एक तरीके से इट विल बिहेव लाइक अ सर्कुलर मैग्नेट बोल सकते हैं. ओके, तो इसके अंदर M की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर M की वैल्यू होगी द करंट इनटू द A, दैट इज़ द एरिया वेक्टर जिसमें से करंट क्रॉस हो रहा है. एरिया वेक्टर हमने गॉस लॉ में पढ़ा है. एक वो डार्ट रख दिया, सीधा जा रहा है, सारे एरिया से जा रहा है. ज़्यादा करो ऐसा परपेंडिकुलर जाना चाहिए, ऐसा किया तो वो पैरेलल निकल गया. वही एरिया वेक्टर है, जितने एरिया से इट इज़ गेटिंग पेनिट्रेटेड. ठीक है ना. तो अच्छा, ये एक है जहाँ से भी आपकी फील्ड लगकर निकल जा रही है. ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ पर ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी n टाइम्स I इंटू A. n से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, चलो नोट में क्या दिया है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. वही मैंने पहले इसमें वीडियो में भी बता दिया, चलो फिर से बताते हैं. बार मैग्नेट है, उसको 2 इक्वल पार्ट में किया और आपने एक लेयर कट कर दी. एक लेयर लेने इक्वल इसमें. ठीक है, इसके इक्वल सेंटर से कट करके इधर से कट चालू किया और इधर से कट करके इधर निकल गया. 2 पतली आधा पेन मिलेगा आपको, आधा पेन मिलेगा. राइट. तो अगर मैग्नेट को किया तो आधा मतलब पतला. अगर 4 इंची का है तो 2-2 इंची के 2 मिल रहे हैं, नॉट द लेंथ. ठीक है, सेंटर से कट करें. तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, देखो ये पोल से आधा हो गया, पोल स्ट्रेंथ आधा, पोल से आधे हो गए ना वो. ठीक है ना, तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाती है. लेकिन ये पूरा इंटैक्ट है, मैं इसको परपेंडिकुलरली हिट करके तोड़ दे रही हूँ. तो देखो पोल नहीं आधा हुआ, भले ही लेंथ आधी हुई, पोल नहीं आधा हुआ. तो इस केस में, इस कोर में पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम, विल नॉट बी अफेक्टेड. ठीक है, विल नॉट गेट रिड्यूस टू हाफ.
तो जब आप सेंटर से तोड़ रहे हो दो टुकड़ों में, दो इक्वल टुकड़ों में, ठीक है, परपेंडिकुलर हिट करके, परपेंडिकुलर हिटिंग याद रखो, तो पोल स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज। बट दो टुकड़ों में ऐड कर रहे हो, बट फ्रॉम द सेंटर लाइन कर रहे हो, दो सैंडविच के दो ब्रेड को अलग कर दिया, ब्रेड को कट करना नहीं, देन इट इज गेटिंग, द पोल स्ट्रेंथ इज गेटिंग हाफ। चलो अभी हम ले लिया एक मैग्नेट, सपोज एक आयरन रॉड है, ये एक आयरन रॉड है समझो, इसकी लेंथ है कैपिटल एल, लेंथ है कैपिटल एल। अगर मैं इसको डायपोल में बात करूंगी तो 2L बोल दूंगी कैपिटल एल को, 2 स्मॉल एल। अगर मैं मैग्नेट में एल बोलूंगी तब भी उसको 2 के इसमें टर्म में काउंट करेंगे, ठीक है, या कैपिटल एल डिस्टेंस, ठीक है। ये अगर 5 सेंटीमीटर का बोलते, अगर मैं, ठीक है, अभी इसको, इसका डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m द पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, यस, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसको गोल घुमा दिया, अब मैंने इसको सपोज गोल घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया, सेमी सर्कल, हाफ सेमी सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कल, इतना घुमा दिया। अब क्या होएगा, लेंथ उतनी थी l, ये घूम गया, ठीक है, ये घूम गया। तो चलो इसको देखो इधर, इसी लेंथ को मैंने घुमा दिया, हाफ सर्कल कर दिया। अगर इस सर्कल के सेंटर से अगर मैं इसका डिस्टेंस लूँगी तो ये स्मॉल आर होएगा, ये स्मॉल आर होएगा, हाँ होगा। तो टोटल को मैं 2r बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये l, ये कैपिटल L नाउ इज कन्वर्टेड इनटू पाई आर। क्यों, पूरा सर्कल होता तो हम 2 पाई आर बोलते हैं, पूरा सर्कल होता तो हम 2 पाई आर बोलते हैं, हाफ सर्कल है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया तो पाई आर बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो हाफ सर्कल के लिए दिस L, उसी लेंथ को मैंने डिवाइड किया, विल बी पाई आर, राइट। तो मैं R निकाल लेती हूँ इससे, R विल बी इक्वल टू कैपिटल L अपॉन पाई, यस। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट विल बी लेंथ, तो लेंथ कितनी है अभी, अभी इसकी लेंथ कितनी है, 2r है, इसको नहीं लेना है। अभी इसका डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल इज 2r एंड नॉट l, l के टर्म्स में हम बात नहीं कर रहे, तो ठीक है। तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू 2r, यस। तो 2r की जगह, r की जगह मैंने डाल दिया l बाय पाई, एंड नाउ आई गॉट अ न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अ रॉड कन्वर्टेड इनटू अ सेमी सर्कल, घुमा लिया मैंने, हॉर्स शू के शेप में कर दिया, तो दिस विल बी m 2l अपॉन पाई, ठीक है। ट्वाइस हो गया, देखो 2l हो गया और पाई से डिवाइड कर दो। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस मैंने साथ में एक बार दे दिया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट अ पॉइंट, ठीक है, इन अ डायपोल विल बी व्हाट। अच्छा एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन डालना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के वक्त में 1/4 पाई एप्सिलॉन डालना। मैग्नेटिक फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन को बस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करो, नीचे 4 पाई दोनों जगह है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे ई सिमिलर है, एप्सिलॉन का ई सिमिलर है, नीचे एप्सिलॉन नीचे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में म्यू आ जाता है, एम फॉर मैग्नेटिक, एम फॉर म्यू, लेकिन ये म्यू ऊपर आता है। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया कॉमन, ये पार्ट तो हो गया हमारा कॉमन, ये पार्ट तो हो गया हमारा कॉमन एट एनी आइसोलेटेड पॉइंट, एट एक्सिस, एट इक्वेटर। एक्सिस यानी ये है और ये यहाँ लाइन पे कहीं पर है, और यहाँ इक्वेटर पे हम यहाँ ऊपर दे देंगे इसके सेंटर में। सेंटर से हम डिस्टेंस काउंट करते हैं, मेरा सेंटर अभी गड़बड़ हो गया है, सेंटर हम डिस्टेंस हम सेंटर से काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, तो ये 3 इक्वेशंस है आपकी, ई के वक्त में 1/4 पाई एप्सिलॉन, और बी मैग्नेटिक फील्ड के वक्त में 1/4 पाई ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट ऊपर आएगा, बाकी सब सेम है। बस इलेक्ट्रिक में P डालना है डायपोल का, मैग्नेटिक में M डालना है डायपोल का, बाकी पूरी इक्वेशन दोनों के लिए सेम निकलेगी, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 1/4 पाई कॉमन रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रहता है, 4/r² डाल दो, चार्ज अपॉन r² आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में मैंने बोला P को M कर दो, P को M कर दो, अपॉन r² तो सेम ही है हर जगह। एक्सिस पे आ गया, ये आपका डायपोल है, प्लस है माइनस है, ये एक्सिस पे कोई पॉइंट P है,
देखो यहाँ से मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस लूँगी, यहाँ से मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस लूँगी, बिल्कुल सही बात है। और ये तो a है, ये तो a है सपोज, और ये टोटल x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस a, हाँ बराबर। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा देखो, ठीक है, ये दिस प्लस दिस जाएगा, सॉरी हाँ x प्लस स्मॉल है, ठीक है, ये इतना जाएगा, ये माइनस में। तो ये देखो हमको ना यहाँ पर एक्सिस में r को हम क्यूब कर देंगे और p आ जाएगा डाइपोल। तो एक्सियल इस पे हर जगह r क्यूब करो, एक्सियल इस पे हर जगह r क्यूब कर दो, एक्सिस और इक्वेटर पे r क्यूब कर दो, ठीक है। तो देखो r क्यूब तो रह रहा है 2 इसमें, लेकिन यहाँ डाइपोल में p आ जा रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल में m आ जा रहा है, इतना ही है। तो E at a point will be 1/4 pi epsilon naught q upon r square। मैग्नेटिक फील्ड में B will be equal to म्यू नॉट अपॉन 4 pi epsilon naught m अपॉन r square। लेकिन इन केस ऑफ डाइपोल वो मैग्नेटिक हो तो उसका P इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसका P आ जाएगा, मैग्नेट है तो उसमें स्मॉल m आ जाएगा बस, लेकिन ट्वाइस P। लेकिन इक्वेटर पे एक्सिस पे ट्वाइस है, इक्वेटर पे ना उसको हाफ कर दो, तो देखो ये 2 कैंसल हो गया, ठीक है। तो इक्वेटर पे ये 2 गायब हो गया, बाकी इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एक्सिस, बस 2 उड़ गया, ऐसा याद रखो। चलो नाउ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक और तरीके से याद करना। ये देखो ये था, ये यहाँ पे कहीं था, तो देखो ट्वाइस था डाइपोल, लेकिन जैसे ही मैं इक्वेटर पे गई मैंने इसको सेंटर को डिवाइड कर दिया, तो इसको हाफ कर दिया, तो डाइपोल देखो हाफ हो गया, ऐसे लर्न कर लो। चलो नाउ विल स्टार्ट विद अर्थ्स मैग्नेटिज्म। इसमें विल बी स्टडिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, angle of declination, angle of inclination, horizontal components of earth magnetic field, this will be HE, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है क्यों, भाई अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है क्यों। तो चलो इसका ये समझते हैं, अर्थ का अंदर हम सबको पता है, सुनते हैं, लावा निकलता है, अर्थ फटती है, लावा निकलता है, यस निकलता है। ये लावा कहाँ से निकला, यानी अर्थ के अंदर जो मेटल्स हैं, जो भी मेटल है, ठीक है, वो अर्थ कंटिन्यूसली घूम रही है, सन के अराउंड घूम रही है, अपने एक्सेस पे भी घूम रही है, ठीक है ना। इस घूमने के वजह से और उसके अंदर जो मेटल्स हैं, बी इट आयरन, बी इट कोपाल, बी इट निकल, वो सब मोल्टन स्टेज में, क्योंकि वो अंदर है, टेम्परेचर हाई रहता है, ऊपर का टेम्परेचर इवापोरेट होकर ठंडा गर्म होता रहता है, लेकिन अंदर को उसको इवापोरेशन को इतना वो मिलता नहीं है, तो अंदर टेम्परेचर हाई रहता है। हाई रहने की वजह से ये सारे मेटल्स जो है मोल्टन स्टेट में रहते हैं। अब मोल्टन स्टेट में है, एक पिघली हुई चीज़ है, उसको आप हिलाओ तो बहुत जल्दी हिलेगी। एक आयरन की रॉड को हिलाओगे वो इतना जल्दी नहीं हिलेगी, लेकिन पिघला हुआ आयरन तो उसको हिलाओगे तो जल्दी हिलेगा, ठीक है। मोल्टन स्टेट में यानी उसके एटम्स जो भी हैं उस मेटल के, वो आराम से लूजली पैक्ड है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर में देखा है, सॉलिड में ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड है, फ्लोट हो रहे, तो उसके अंदर के एटम्स के इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही फ्लोट हो रहे हैं, एटम भी फ्लोट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लेके फ्लोट हो रहे हैं। अब फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, कैन वी से दैट देयर एग्जिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस, एंड फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, फ्लो ऑफ चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज भी मूविंग है, तो जब चार्ज मूविंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसीलिए अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। तो अब एक नॉर्थ कौन सा, साउथ कौन सा, ये हमको जानना है। मैग्नेटिक फील्ड है तो समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो हमने इस सेंटर में एक मैग्नेट रख दिया, अब नाउ वी वांट टू नो which is the north and which is the south. So what we do,
एक सेकेंड, हाँ इतना रखना। व्हाट वी डू, इसके सेंटर पे अर्थ के इस पे हमने एक मैग्नेट रख दिया, मैग्नेट रख दिया तो मैग्नेट की तो अपनी आदत है, जहाँ नॉर्थ होगा वो नॉर्थ दिखाएगा, साउथ होगा वो साउथ दिखाएगा, है ना। मैग्नेट का नॉर्थ, मैग्नेट का साउथ, मैग्नेट अपना नॉर्थ उधर दिखाएगा, भैया ये नॉर्थ है, भैया ये साउथ है, दिखाया। तो चलो साइंटिस्ट बोले कि ओके दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अब क्या हुआ, एक और था, हमको ये पता हमारी अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है। हम लोग ग्लोब देखते हैं ना, हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, लाइब्रेरीज में ग्लोब होती है, उसको थोड़ा टिल्टेड रखते हैं। तो उसका जो बीच का रॉड है उसको हम मेरिडियन बोलते हैं। वो देखो थोड़ा टिल्टेड होता है, फिर अर्थ ऐसे घूम रही होती है अर्थ ऐसे रहता है, एग्जाम्पल वो रॉड ऐसे रहती है और पूरा ऐसे रहता है, तो वो सेंटर। तो समझो मेरिडियन जो है ना उसको हम जियोग्राफिक मेरिडियन बोल देंगे, ठीक है, अर्थ जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जो उसका ऊपर है नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया। अब हमने जब मैग्नेट रखा, देखो अर्थ के ऊपर आप उसी ग्लोब पे रखना ना तो वो ऐसे दिखाएगा, यानी ये आपका वो रॉड है जो ग्लोब को साइड में लेके जा रहा है, यही आपका जियोग्राफिक वो है जो अर्थ से जियोग्राफिकली, नॉट डन बाय अस, जियोग्राफिकली इट इज देयर, इट इज एन इमेजिनरी बट जियोग्राफिकली बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो वो वहाँ पर है और आपने मैग्नेट रखा तो मैग्नेट ऐसे पॉइंट किया, मैग्नेट ने ऐसे पॉइंट किया एंड देयर इज यू हैव हैविंग अ गैप, ये गैप है, ये यहाँ से कहीं वो कोइंसाइड हुआ, ठीक है, और ये एक एंगल बना रहा है थीटा, ये एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। इस एंगल का अपना एक नाम है, मैं बताऊंगी, इस एंगल का एक नाम है वो बताती हूँ। तो ये इतना कंस्ट्रक्शन आप समझ जाओ पहले, ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक में, ठीक है। तो अब मैग्नेट ये ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया, नीचे वाला ज्योग्राफिक साउथ हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये और नीचे जो जाएगा नीचे ऐसे जाएगा वो मैग्नेटिक साउथ बोला साइंटिस्ट ने। अच्छा ये भी हो गया, तो उसके वजह से कन्फ्यूजन आया, उसके वजह से कन्फ्यूजन आया। कन्फ्यूजन क्या आया यार, हमने तो ये सीखा है कि मैग्नेट, अगर आप एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट को आमने सामने रखो तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के साउथ पोल के तरफ रहेगा, क्योंकि अगर दोनों नॉर्थ रहे तो रिपेल हो जाएगा, दोनों साउथ रहे तो वो रिपेल हो जाएगा। तो नॉर्थ नॉर्थ दे रिपेल ईच अदर, साउथ साउथ दे रिपेल ईच अदर। और जब हमने अर्थ के बाजू में ये रखा, ये अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ, और ये मैग्नेट ने इधर देखा तो ये दोनों नॉर्थ तो नहीं हो सकते, ये दोनों नॉर्थ नहीं हो सकते, ज़रूर ये साउथ होगा। ये तो नॉर्थ है क्योंकि हमने तो बोल दिया मैग्नेट का नॉर्थ है, तो यानी जहाँ मैग्नेट का नॉर्थ तो ये ज़रूर साउथ होगा। ये एक कन्फ्यूजन आया क्योंकि हमें पता है। और जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड देखी तो उल्टा गेम हो गया ना, साउथ से निकल रही भैया नॉर्थ में, क्योंकि अगर मैग्नेट ने, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये अर्थ का नॉर्थ है, लेकिन दिख रही है कि साउथ से निकल रही है और नॉर्थ में जा रही है, सारा गेम हो गया उल्टा, सारा गेम हो गया उल्टा। तो फिर बाद में इससे ये हुआ कि जो मैग्नेट जिस तरफ अपना नॉर्थ शो कर रहा है दैट इज द साउथ पोल, ज्योग्राफिक साउथ, और जो मैग्नेटिक साउथ जहाँ फेस कर रहा है दैट इज ज्योग्राफिक साउथ। तभी तो वो ऑपोजिट के तरफ फेस करके रह पाएगा, वो टिकेगा, है ना। सो दिस वॉज अ थिंग विच वॉज ऑब्जर्व्ड। तो यही सब यहाँ लिखा है। अब और क्या बताना है, हाँ फिर अब डिफरेंट एलिमेंट्स को ही हम करते हैं, उसके साथ साथ मैं ये बताती हूँ। सो अर्थ की कहानी आपको समझ गई, मोल्टन मेटल्स है इनसाइड है, वो फ्लो हो रहे हैं, वो फ्लो हो रहे हैं तो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो होने की वजह से करंट रहेगा, करंट रहा यानी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो दिस इज, तो फिर आपका ज्योग्राफिक रॉड एक इमेजिनरी टिल्टेड लाइन आप समझ जाओ ग्लोब को, और मैग्नेट जब रखते हैं तो उस मैग्नेट के नॉर्थ का जो मैग्नेट का वो आपका नीडल जो अलाइन करता है, इट अलाइंस इन सच अ वे दैट देयर इज अ, वो एकदम ऐसा नहीं अलाइन करता है ज्योग्राफिक के साथ, इट अलाइंस एट अ एंगल टू दैट ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। वो एंगल का एक नाम है। और ये आ गई वो डिस्क्रिप्शन, ये आ गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेट इधर फेस कर दिया, और ये अगर आपका ज्योग्राफिक है तो यहाँ आपका एक एंगल बन रहा है, और यही एंगल है अर्थ सरफेस, इसको डिप नहीं कहना चाहिए, ये जो एंगल बना रहा है
with the geographic north and magnetic north, that is your angle of declination. ठीक है, that is your angle of declination. The pole near the geographic north pole of the earth. अच्छा, अभी एक चीज़ ये भी देख लो, the pole है the geographic north pole of the earth is called north magnetic pole. लेकिन ऐसे वक्त में उन्होंने मैग्नेट के नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ बोला है, मैग्नेट का नॉर्थ है, दैट इज नॉट द नॉर्थ. तो द पोल नियर द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इज मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन अदरवाइज वो मैग्नेट का साउथ पोल रहेगा. लाइकवाइज द पोल नियर द ज्योग्राफिक साउथ इज कॉल्ड द साउथ मैग्नेटिक पोल, और अदरवाइज पर वो वैसे साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट रहेगा, लेकिन हम वो मैग्नेट का है तो उसको एक नाम दे दिया है, साउथ मैग्नेटिक पोल, एंड साउथ नाम दिया है, नाम दिया है, ठीक है, नाम दिया हुआ है. मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ को देखेगा, मैग्नेटिक साउथ विल सी साउथ पोल. समझ गए, ये नाम दिया हुआ है. अच्छा, सो नाउ दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. नाउ इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. ठीक है, दिस इज एंगल व्हाट, दिस इज द एंगल बिटवीन geographic meridian, बोला geographic meridian and the magnetic meridian, magnet के बीच का, at the place called as magnetic declination in that place, right? जो मैंने बोला एंगल नॉर्थ पोल मैग्नेट और अर्थ के बीच में. ठीक है, तो देखो ये आ गया आपका डेक्लिनेशन, ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन. ये मैग्नेट इधर अलाइन कर रहा है, वहाँ पे उन्होंने गलत लिखा है पर एनसीईआरटी का है, बट एक्चुअली में डेफिनेशन इज दिस. ठीक है, और ये नॉर्थ पोल, अब ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, तो ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा. इसके लिए अगर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का आपको शॉर्ट नोट आ गया 12th में, आप क्या बोलोगे? इट्स एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, ठीक है, दैट द मैग्नेटिक अरेंजमेंट अलाइन इटसेल्फ टू इट टू द ज्योग्राफिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. एक और लाइन लिखना, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन is small near the equator. देखो small near the equator and it increases at higher altitude. देखो ये बढ़ रहा है, देखो ये छोटा है, तो it is smaller near the equator and it is larger as we go higher altitude. ऊपर जाते जाओ तो ओके. इसमें एक और चीज़ आप लिख सकते हो इंडिया के लिए, इंडिया के लिए एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज स्मॉलर. द डेक्लिनेशन, it is declination, it is declination, it is declination is greater at higher altitude and smaller near the equator. Declination in India is smaller, a small, and is being 0 degree 41 minutes towards east ऑफ दिल्ली. मैंने ये वैल्यूज़ भी डाली है, यू नेवर नो क्या आ जाए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेक्लिनेशन है, हाउ कैन वी लीव इट. तो 0 डिग्री 41 मिनट्स है ईस्ट दिल्ली के तरफ, एंड इट इज 0 डिग्री 58 मिनट्स टूवर्ड्स वेस्ट एट द मुंबई. ठीक है, 0.0 डिग्री 58 मिनट्स, ये याद रखना. एंड एट बोथ दिस प्लेसेस अ मैग्नेटिक नीडल शोज द ट्रू नॉर्थ क्वाइट इक्वली. अच्छा, यहाँ हमारे इंडिया की तरफ जब आप मैग्नेट को रखते हो ना, तो जो मैग्नेटिक नीडल है, ज्योग्राफिक नीडल है और मैग्नेटिक नीडल तो बिल्कुल करीब रहती है. देखो थीटा कम हो गया ना, 0 डिग्री है ना भैया, तो वो उसी के ऊपर एक तरीके से ओवरलैप हो गए, बहुत क्लोज है. इसलिए ये लाइन बोली हुई है, इसलिए ये लाइन बोली हुई है, एट दीज बोथ द प्लेसेस मैग्नेटिक नीडल शोज द ट्रू नॉर्थ क्वाइट एक्यूरेटली. राइट, इंडिया के लिए, हम इंडिया में रह रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना. गॉट इट. एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, मेरिडियन ज्योग्राफिक और मैग्नेट का मेरिडियन, दोनों के बीच का एंगल. इक्वेटर के पास कम, हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादा. इंडिया के लिए बहुत कम, दिल्ली की तरफ 0 डिग्री 48 मिनट्स और बॉम्बे मुंबई की तरफ 0 डिग्री 41. दिल्ली की तरफ 41, दिल्ली 1 नंबर 1 41, मुंबई के लिए 58. चलो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक और एंगल अब बनता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एक और एंगल बनता है. ठीक है,
अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है अर्थ के सेंटर से, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे भी निकल रही है ना, वो अर्थ के सरफेस के साथ एक एंगल बनाती है, अर्थ के सरफेस के साथ एक एंगल बनाती है। ये एंगल किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ सरफेस के बीच में। ये आपका एंगल बोलते हैं इंक्लिनेशन, और इसी को दूसरी जबान में कहते हैं मैग्नेटिक डिप। तो डिप एंगल को डेक्लिनेशन, दोनों डी डी से है, दैट डजंट मीन कि दे आर सेम, और इंक्लिनेशन को डिप नाम दिया है। और बच्चों को लगता है डिप डेक्लिनेशन ही होगा, अब वो डिप के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं, फॉर्मूला वो ले लेते हैं और वहीं पे हो जाता है हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो भले ही वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, लेकिन उसको दूसरा नाम डी से दे दिया है, डिप। ठीक है, और डिप पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, द एंगल मेड बाय द अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस। ठीक है, अच्छा, अब ये एंगल ऐसा बनता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसमें ना वी देख टू मोर कंपोनेंट्स, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड आर नीडेड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो हम जो भी मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी विल टेक इट्स वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एच ई बोल देंगे, हॉरिजॉन्टल एच ई बोलेंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट को जेड से ई देंगे। ठीक है, जेड ई बोलेंगे। अच्छा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी व्हाट? बी ई कॉस थीटा, और वर्टिकल विल बी व्हाट? जेड ई साइन थीटा। राइट, हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो ठीक है। अच्छा, इसको याद नहीं आ रहा होगा अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो देखो जेड अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है और एस भी सी से बाद में आता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट में वी भी बाद में आता है, तो यहाँ पे देखो वी दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट जेड ई साइन थीटा दे देना, थीटा यानी जो भी एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा की जगह वो आई रहेगा जो इंक्लिनेशन, क्योंकि बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, वो अर्थ सरफेस से क्या बनाती है? हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल बनाती है, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए तो देखो जेड ई विल बी बी ई साइन आई, आई इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी बी ई कॉस थीटा, और दूसरा हॉरिजॉन्टल ए जेड से पहले आता है और सी एस से पहले आता है, तो कॉस का सी, तो एच ई कॉस आई, ये हो गया। तो टैन क्या हो जाएगा उसका? टैन विल बी व्हाट? टैन आई विल बी साइन अपॉन कॉस, तो देखो जेड ई अपॉन एच ई आ गया, बी ई कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस ये आ गया, तो आई विल बी जेड ई इंटू एच ई। ऐसे बन गया हमारी इंक्लिनेशन। चलो नाउ इसका एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों का एक चीज़ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल डिप इज ज़ीरो नियर द इक्वेटर। मैंने डिप का आपको मुंबई का बताया, मैंने डिप का आपको बताया इक्वेटर के पास कम रहता है, मैंने डेक्लिनेशन का बताया इक्वेटर के पास कम रहता है, मैंने डेक्लिनेशन का बताया आल्टीट्यूड्स पे ज़्यादा रहता है। वैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के जो दो प्लेसेस है जहाँ वो कम और ज़्यादा रहता है वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वेटर के पास ज़ीरो रहता है, आई इज इक्वल टू ज़ीरो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पोल्स के तरफ, नॉर्थ एंड साउथ पोल के तरफ 90 डिग्री रहता है, याद रख लेना। राइट। अब आ गए हमारे एच ई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वैसे हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में 10 आई में उसको यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर फिर से हम बात कर रहे हैं। ये हो गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है सपोज आपका बी ई, ठीक है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एच ई, और इसी का ये हो गया जेड ई वर्टिकल कंपोनेंट। राइट, अच्छा, और एक चीज़ tan 45 इज़ 1 डिग्री, जहाँ आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज़ 45 डिग्री, अर्थ के जिस अलाइनमेंट में मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ सरफेस में 45 डिग्री का है, वहाँ हम क्या बोलते हैं? वहाँ हम वी के द वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड
विल बी सेम. सो एट 45 डिग्री. ये भी क्वेश्चन है, PYQ है, आता है. चलो डिप नीडल. डिप नीडल का क्या रोल है? डिप नीडल का ऐसा रोल है, हमारा जो कंपास नीडल होता है वो छोटा सा जो बॉक्स जैसा होता है, उसको आप मैग्नेट की जगह पे एक जगह के सरफेस पे रखते हो और वो अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है. लेकिन वो कैसा होता है? वो ऐसे ऐसे घूमता है. ये ऐसा एंगल हो गया, वो ऐसे ऐसे बताता है नॉर्थ साउथ. वो बॉक्स है, ये बॉक्स है, सपोज बॉक्स रख दिया तो वो ऐसे घूम कर दिखा देता है नॉर्थ है भैया ये है. ठीक है. अब यानी नॉर्थ इधर या इधर या इधर या इधर. ठीक है. लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ पोल पे चले गए, जैसे ही आप अर्थ के नॉर्थ पोल पे चले गए और अब आपने ये बॉक्स रखा, अब आपने ये बॉक्स रखा तो ये क्या करेगा? नीडल इधर उधर जाएगा. अरे भैया नॉर्थ तो नीचे है, ये है नॉर्थ के तो ऊपर रखा, या साउथ ये यहाँ रखा, साउथ तो ये, इसने नीडल ने ये बताना चाहिए साउथ है. तो कहीं बताए पाएगा? नीडल ऐसे वर्टिकली घूम पाएगी इसे नीचे जाकर? नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी. तो ये प्लेन वाला मैग्नेट इट्स ऑफ नो यूज एट द पोल्स. तो वहाँ हमको कुछ ऐसा चाहिए जो ऐसे बताए नॉर्थ है भैया, साउथ है भैया, या नॉर्थ ऊपर है भैया, है ना. विल रिक्वायर समथिंग जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें नॉर्थ साउथ बताए, कुछ ऐसा जो वर्टिकल डायरेक्शन में बताए. तो आ गई हमारी डिप नीडल, आ गई हमारी डिप नीडल. तो डिप नीडल इज अ कंपास. इट इज पिवोटेड टू मूव इन अ वर्टिकल डायरेक्शन प्लेन containing magnetic field of the earth. What is dip needle? It's a compass which is pivoted to move in a vertical direction. ठीक है. and vertical wherever the magnetic field is there. ठीक है. और इसमें क्या होता है? द नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर आपने जाके रख दिया, नॉर्थ में जाकर आपने रख दिया तो नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल टिल्ट डाउन, है ना. सर नॉर्थ पोल की छत पे रख दिया तो क्या बोलेगा? भाई ये नॉर्थ और नीडल का नॉर्थ है, ये बोलेगा ये है नॉर्थ, ये इधर पे कर. तो ये नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल फेस डाउनवर्ड. ये हो गया साउथ. अब ये ऐसे आ गया तो ये साउथ ऐसे तो नहीं बताएगा. अब व्हेन वी कीप इट एट द साउथ पोल, तो साउथ पोल ऑफ द नीडल विल बी टिल्टिंग डाउनवर्ड. तो ये बोल रही है भैया नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है. क्या बोलेगी ये? जैसे ही आपने साउथ में लाके रखा, साउथ पोल नीचे चला जाएगा. फिर साउथ नीचे, देखो नॉर्थ ऊपर. हाँ जी नॉर्थ ऊपर बता दिया, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे. तो नॉर्थ में रखा तो नॉर्थ पोल विल गो डाउन, क्योंकि ये है नॉर्थ, ऊपर तो कुछ नहीं है. साउथ में गए तो साउथ विल टिल डाउनवर्ड, टेलिंग नॉर्थ इज ऊपर यानी साउथ इज डाउनवर्ड. चल ये भी हो गया डिप नीडल. अच्छा शॉर्ट नोट हो गया. ओके. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक ही नाम है. फील्ड की इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है फील्ड, यानी कितना स्ट्रांग उसका फोर्स है वो जो एक्सर्ट कर रहा है. तो एक ही नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फोर्स. लेकिन हम उसको I या F से नहीं डिनोट कर रहे, हम उसको डिनोट कर रहे H से. H. तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स याद रखियो भैया H है. ठीक है. इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न्स पर मीटर. एम्पियर टर्न्स पर मीटर. ठीक है. ये तो इधर भी दे दिया. चलो अभी हम कर रहे हैं इसको, इक्वेशन को सॉल्व. सपोज आपने एक सोलेनॉइड ले लिया, हाँ ले लिया, उसके अंदर एक आपने रॉड डाल दिया, आयरन रॉड डाल दिया, कोई भी मटेरियल डाल दिया जो मैग्नेटाइज हो सकता है, जिसका अपना एक मैग्नेटाइजेशन पावर है. दैट इज व्हाट m को डिनोट करेंगे. दैट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इट हैज़ सम कैपेबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड. उसकी अपनी कोई मैग्नेटाइजिंग पावर है. ठीक है. तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं m से. ये मटेरियल डाल दिया. ओके. लेकिन अब देखो, और इसका टोटल का मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड बताओ, इसका टोटल का तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल विच इज केप्ट इनसाइड द सोलेनॉइड. दोनों का होगा तभी तो टोटल बढ़ के मिलेगा. ठीक है. तो वैसा एक करके देखो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोलेनॉइड का. इसका एक फॉर्मूला आएगा H इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट. ये उसको बाद में देखते हैं.
इसका अभी हम सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। सोलेनॉइड के अंदर आप करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोल रही हूँ बी नॉट, ठीक है। तो इट विल बी व्हाट, म्यू नॉट एन आई, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एन हो गया, तो म्यू नॉट एन आई आ गया, ओके। ये मेरा हो गया सोलेनॉइड का। अब मैं इसका ला रही हूँ, तभी तो टोटल होगा। तो चलो इसका लाने के पहले मैंने टोटल बोल रही हूँ। तो टोटल मटीरियल इंसुलेटेड, अच्छा ये जो वायर्स है दे आर इंसुलेटेड, इसको मत ध्यान दो। वो वायर इंसुलेटेड रहते हैं, कॉइल्स रहते हैं, ताकि उनका आपस में कोई वो ना हो, वो लाइन लिखने के हिसाब से आएगा। जस्ट डोंट लुक एट दिस, ओके। चलो तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अब रॉड भी डाल दिया है, सोलेनॉइड लपेटा हुआ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी बोलेंगे, एंड बी नॉट ऑफ द सोलेनॉइड एंड बी एम ऑफ द मटीरियल, बी नॉट ऑफ द मटीरियल, ठीक है। इट इज एम इज फॉर द मटीरियल, ओके। तो नाउ, और ये एम का कितना होगा, एम का हो जाएगा म्यू नॉट, इसमें कोई टर्न है नहीं है, तो एम का कितना हो जाएगा, बी एम विल बी म्यू नॉट, वहाँ पे एन इंटू आई था, आई करंट जाएगा उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड देगा, और यहाँ मैग्नेटाइजेशन किससे होगा, उसके मैग्नेटाइजिंग पावर से होगा। जितनी उसकी पावर होगी उसके हिसाब से वो मैग्नेटिक फील्ड देगा, यस, ओके। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन को ये डाल दिया, B इज इक्वल टू बी नॉट म्यू नॉट अपॉन एम, ये मैंने इसकी जगह पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B अपॉन म्यू नॉट, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट विल बी इक्वल टू एम, क्योंकि यहाँ का ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये एक आ गया इससे। एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इट इज़ नथिंग बट H। तो व्हाट इज दिस, इट इज़ नथिंग बट H। तो B ऑफ द टोटल अपॉन म्यू नॉट विल बी B ऑफ द सोलेनॉइड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, दैट इज H। ये आ गया। तो ये हमारे को एक इक्वेशन मिलती है, ये हमारे को एक इक्वेशन मिलती है, दैट इज H प्लस एम, ठीक है। तो आई कैन अगेन री राइट इट एज B ऑफ द टोटल, उसका पूरा मैग्नीट्यूड विल बी म्यू नॉट इंटू H इंटू एम, ठीक है। ये इसी के लिए यहाँ पर लिखा है फिर से, ठीक है। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, इट इज़ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। और H का यूनिट क्या है, H का यूनिट है एम्पियर पर मीटर। नाउ वी हैव मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये अभी हमने यही किया, हमने किया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जो हमने जब ये m लिखा, जो हमने ऊपर m लिखा, उसकी एक डेफिनेशन दी हुई है, उसकी डेफिनेशन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी m ऑफ अ सैंपल और ऑफ अ मटेरियल, इट इज़ नथिंग और इज इक्वल टू द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। उस m के लिए एक फॉर्मूला दिया है, m स्मॉल एट पोल स्ट्रेंथ अपॉन द वॉल्यूम, ये उसका फॉर्मूला है। इट्स अ डायमेंशन, डायमेंशन इज देखो मीटर, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। अब एक और नवी टर्म हम पढ़ेंगे, एक और नवी टर्म, जैसे ही आप वो मटेरियल की बात करते हो, मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर, तो क्या बात करेंगे हम, कोई मटेरियल है जो मैग्नेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है ना, ये बात करेंगे हम। मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, यानी वो कितना ससेप्टिबल है, कितना, ऐसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ है यार ये तो बहुत जल्दी, थोड़ा सा वैक्स है यार ये तो एकदम ससेप्टिबल टू हीट है, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर दे दो मेल्ट हो जाएगी, तो वो उसकी ससेप्टिबिलिटी है। उसको ज़्यादा ठंडा कर दो, मतलब -डिग्री में रख दो, फ्रिज में रख दो, लो टेम्परेचर पे वो जम जाएगी,
तो क्या ससेप्टेबल है टू टेम्परेचर, हायर के लिए अलग, लोअर के लिए अलग है ना, ससेप्टेबिलिटी कहते हैं ना। तो यहाँ पर एक मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, टू गेट मैग्नेटाइज, जल्दी या धीरे धीरे, उसके ऊपर। तो उस टर्म को हम बोल रहे हैं ससेप्टेबिलिटी, और उसको हम डिनोट करते हैं काय से, उसको हम डिनोट करते हैं काय से, ठीक है। तो ससेप्टेबिलिटी टर्म हमको पता होनी चाहिए जब हम मैग्नेटिज्म में बात करें। तो ससेप्टेबिलिटी की डेफिनेशन देख लो, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, इट डिस्क्राइब्स हाउ अ मटेरियल विल रिस्पॉन्ड टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक मटेरियल है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो कैसा बिहेव कर रहा है, चुप बैठा है, पावरफुली मैग्नेट बन गया, दूर हट गया, मुझे नहीं रहना है, ये ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, डिसाइड करती है उस मटेरियल की जो भी ससेप्टेबिलिटी है, जो भी उसका बिहेवियर है उस मैग्नेटिक फील्ड में, दैट विल डिसाइड कि वो उससे अट्रैक्ट होगा, वो उससे रिपेल होगा, कि वो उसके साथ और ज़्यादा घुल मिल जाएगा, ये सब बिहेव करेगा, बताता है, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के साथ हम एक चीज़ और देखेंगे, परमिएबिलिटी, ठीक है। परमिएबिलिटी यानी वो कितना उसको परमिट करता है एक तरीके से टू मेक इट अ मैग्नेट, ये परमिएबिलिटी। तो ससेप्टेबिलिटी और परमिएबिलिटी दो चीज़ें। तो ये हमारा है काय, ये हमारा है काय, ठीक है, ये हमारा है काय, ये हमारा है काय, ये हमारा है काय, राइट। चलो लेट्स सी नाउ, काय इज इक्वल टू एम, दैट इज हमारा, ये हमने अभी किया था मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज H एंड M इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। तो ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, उस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन अपॉन जितनी जैसी फील्ड दे रहे हैं उसके हिसाब से, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो H इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से उसको डिवाइड करना, काय विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और मैग्नेटाइजिंग पावर से, फोर्स से उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू बिकम अ मैग्नेट और टू स्टे अवे फ्रॉम। ये जितना लो होएगा तो काय लो होएगा, काय लो होगा यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स लो है तो कम मैग्नेट बनना चाहेगा, कम ससेप्टेबल रहेगा, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, M इज इक्वल टू काय H कहते हैं, काय H, ठीक है, ऐसे कहना, मदर इंटू हस्बैंड, मदर इंटू हस्बैंड, ये हम फॉर्मूला याद रख लें, ठीक है। किसके बीच में, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजेशन के बीच में, ये मैग्नेटाइजेशन है, ये मैग्नेटाइजेशन फोर्स है, ठीक है, उसके बीच में काय आ जाता है, ठीक है। चलो लेट्स सी नाउ, तो मैग्नेटिक फील्ड को अब हमने जब भी डिराइव किया, हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड, वो नहीं सोलेनॉइड किया, बीच में मटेरियल डाल दिया, ठीक है। तो इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड B विल बी व्हाट, म्यू नॉट H इंटू M, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और इससे M की जगह मैं H के इसमें लिख दे रही हूँ, तो M की जगह मैं H डाल दे रही हूँ, डाल दिया तो मैंने एक कॉमन निकाल लिया। अब मैंने H कॉमन निकाले, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, कॉमन निकालते जाओ, डेरिवेटिव। एक ही इक्वेशन याद कर लो जो हमने पहले डिराइव की, उसमें हम ये एक वैल्यू डाल देंगे। अब H कॉमन निकाल लिया, H कॉमन कर दिया तो म्यू नॉट इंटू H हो गया, तो 1 प्लस काय हो गया, 1 प्लस काय इधर मिल गया, ठीक है। 1 प्लस काय इज नथिंग बट म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटीरियल। मटीरियल के बारे में बात चल रही है ना, काय इज ऑफ द मटीरियल, तो ये 1 प्लस काय विल बी रिलेटिव परमिएबिलिटी, इसका रिलेशन आगे आएगा आपको 1 प्लस काय में, ठीक है। तो मैंने म्यू आर डाल दिया। अब देखो ये जो म्यू नॉट और म्यू आर है, म्यू नॉट और म्यू आर को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी एक चीज़, ये म्यू नॉट इज़ व्हाट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट इज़ उस स्पेस में जो मटेरियल रखा है, परमिएबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट कर देती हूँ तो मुझे कॉम्बिनेशन का परमिएबिलिटी मिलता है म्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फ्री स्पेस प्लस मटेरियल जो हमने वहाँ ला के रख दिया, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे म्यू मिल जाता है, एक जनरल कॉम्बिनेशन का, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर की जगह पे मैंने म्यू डाल दिया। सपोज एग्जाम में आपको ये दिया हुआ है कि फ्री स्पेस दे दिया, मटेरियल का दे दिया, फॉर्मूले में आपको इसका प्रोडक्ट डालना है,
फॉर्मूले में तब आपको दोनों डालने हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का दिया तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, लेकिन एक फ्री स्पेस का दे दिया वैल्यू, रिलेटिव परमिएबिलिटी दे दिया, तो आप कोई एक नहीं डाल सकते हो, आपको ये दोनों डालना है, तब मल्टीप्लाई करके बी लाना है, और एच दिया हुआ है सपोज, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको डालनी है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन म्यू आर म्यू है कि म्यू नॉट अपॉन म्यू म्यू आर है, नहीं याद रहता। तो देखो दोनों जो सफिक्स वाले हैं, दोनों जो सफिक्स वाले हैं, हमको मल्टीप्लाई उनको करना है, तो हमको बिना सफिक्स वाला मिल रहा है, ऐसे याद कर लो, ठीक है, ठीक है। और फॉर्मूले में बी नॉट बी और एच के फॉर्मूले में म्यू आएगा, यानी म्यू नॉट फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल दोनों आएगा, ऐसे याद रखना है। इसका यूनिट इट इज़ अ डायमेंशनलेस, क्योंकि देखो डिवाइड हो जाता है, काय क्या हो जाता है, m अपॉन एच से डिवाइड हो रहा है। देखो काय क्या हो रहा है, मदर कभी भी ऊपर आती है, मदर कभी भी ऊपर आती है, तो देखो काय, अब काय एच अपॉन एम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, m अपॉन एच है, उस वक्त ना गलत ही करके आते हैं, गलत वाला ही ले लेते हैं। कैसे याद रखना है, तो मदर इज ऑलवेज ऊपर, ठीक है। तो काय इज m, मम्मी हमेशा पापा से ज़्यादा प्यारी होती है, ठीक है, तो मम्मी अपॉन एच, m अपॉन एच, ये काय का फॉर्मूला हो गया। इट इज़ डायमेंशनलेस क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो इसके हिसाब से ना मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ में डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कराऊंगी मैं, फिर काय के बेसिस पे, काय के बेसिस पे काय की वैल्यू नेगेटिव है या काय की वैल्यू पॉजिटिव है, में भी अपन क्लासीफाई कर सकते हैं एक मटेरियल को। काय की वैल्यू अगर नेगेटिव है यानी कम है, मैंने बोला काय डिसाइड्स एक मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा और कितना नहीं होगा, तो अगर नेगेटिव है यानी स्केल में 0 स्केल 1 2 3 और ये माइनस माइनस लेस देन, ये डायामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक है। पॉजिटिव है तो ये फेरोमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। दिस पॉजिटिव विल से, तो फिर फेरोमैग्नेटिक तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। एक स्केल है, इधर है 1 2, इधर है -1 2, अगर ये काय की वैल्यू इधर है तो ये डायामैग्नेटिक है, काय की वैल्यू इस तरफ है तो इट कैन बी पैरा और इट कैन बी फेरो। पैरा होगा तो पॉजिटिव बट लेस पॉजिटिव, फेरो के लिए इट विल बी पॉजिटिव एंड अ हायर वैल्यू, ठीक। ये है, आगे हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी, उसकी पैरामैग्नेटिक, पर डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस काय लेस देन 1 माइनस आ जाएगा, लेस देन 0, और पैरामैग्नेटिक पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्यूरीज टेम्परेचर, अच्छा उसके पहले हम क्यूरीज टेम्परेचर को मुझे नीचे डालना चाहिए था, इसको आई डू पैरामैग्नेटिक के वक्त। रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, अभी मैंने बताया आपको उस इक्वेशन में रिलेटिव परमिएबिलिटी और काय के बीच में क्या, ये दोनों मटेरियल का है, काय भी मटेरियल का है, म्यू आर भी मटेरियल का है। तो देखो म्यू आर विल बी व्हाट, अगर आपको काय दिया है, म्यू आर नहीं दिया है न्यूमेरिकल में, हाउ यू विल फाइंड आउट, काय दिया है, 1 प्लस काय कर दो, आपका म्यू नॉट आ गया, म्यू आर आ गया ऑफ दैट मटेरियल, 1 प्लस काय ऑफ द मटेरियल, तो ये आपका रिलेशन बिटवीन है म्यू आर, permeability of the material will be 1 plus the chi, that is susceptibility of that individual material. Magnetic permeability is the ability of material to become a magnet, right? Permeability, it is property of a material to become a magnet. देख 1 प्लस ऐड हो रहा है, काय में प्लस ऐड हो रहा है 1, ये जितनी ज़्यादा वैल्यू होती जाएगी पॉजिटिव साइड, पैरा फेरो, राइट, पॉजिटिव हो रहा है। और ये काय इज नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी उनकी प्रॉपर्टी कम होती है, वो नहीं एक्ट करना बनना चाहते मैग्नेट जैसा। काय नेगेटिव है, 1 में से कुछ भी माइनस होएगा तो ये तो लेस देन 1 जाएगा, माइनस स्केल में गया, यस मिल रहा है म्यू आर ऑफ दैट मटेरियल, ये नहीं बनना भैया मैग्नेट हमको, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग बोथ बता दिया मैंने, दोनों सफिक्स वाले को मल्टीप्लाई कर दो, म्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, या फिर म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काय से भी आपको म्यू मिलता है।
म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई से भी आपको म्यू मिलता है, क्योंकि म्यू 1 प्लस काई इज व्हाट, म्यू आर। अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब मैंने थ्योरी पहले आ गई, ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक के वक्त बताऊंगी। नाउ आई टेक इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म पहले यानी थोड़ा सा, चलो पहले मैं डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बताती हूँ, उसके बाद इस थ्योरी पे आती हूँ। तीनों चीज़ें अगर समझ जाओगे तो ये चीज़ें ज़्यादा आसान आ जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल, how a material behaves. So it behaves like a material can behave like a diamagnetic, it can behave like a paramagnetic, it can behave like a ferromagnetic. जैसे जैसे कि ये हो रहा है इसमें मैग्नेटाइजिंग पावर इंक्रीज होता जा रहा है, यानी डाया के लिए सबसे कम, हमें बनना ही नहीं है भैया। पैरा बोलेगा चलो थोड़ा तो बन ही सकते हैं, भले ही कुछ समय के लिए बनेंगे, बन ही सकते हैं। फेरो बोलेगा भैया मैं तो बनना चाहूँगा पूरी तरीके से मैग्नेट, ठीक है। सो देखो, इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी अ मटेरियल विद अ नेगेटिव काय दे आर डायामैग्नेटिक, पैरा विल बी विद अ पॉजिटिव एंड अ स्मॉल वैल्यू, यस। फेरोमैग्नेटिक काय विल बी पॉजिटिव एंड लार्जर, ठीक है, वही चीज़ है, ये यहाँ पर भी वही आएगा, पर चलो एक बार पढ़ लेते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव स्ट्रॉन्गर, अच्छा, टू अ वीकर फील्ड, ठीक है। अनलाइक वे ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल लाइक इट वुड रिपेल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, द फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय और एक्सपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये है डायमैग्नेटिक का, ये है डायमैग्नेटिक का। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, सपोज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है, वहाँ पर आप एक डायामैग्नेटिक मटेरियल ले आए, सपोज प्लास्टिक ले आए, पानी ले आए, कागज़ ला के रख दिया, यहाँ रख दिया, तो ये वाले मटेरियल्स हाउ इट बिहेव्स, इनको ना इस मैग्नेटिक फील्ड से कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है। वो कहते हैं ना भीड़ का, कई लोगों को अकेले रहने में खुशी होती है, और यहाँ मैग्नेटिक सब आयरन वगैरह होगा ना, सब एक जगह पर जमा हो जाएंगे जहाँ स्ट्रॉन्गर फील्ड है। लेकिन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ना कोंटे में चला जाएगा जहाँ एकदम वीकर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोंटे में चला जाएगा जहाँ एकदम वीकर, उसको भीड़ भड़के से कोई मतलब नहीं है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो भीड़ जमा हो रही है उसको कोई नहीं, तो दूर में जाकर साइड में खड़ा हो जाएगा। डाया दूर, मैग्नेटिक फील्ड से दूर, ठीक है, यानी कि जहाँ लो मैग्नेटिक फील्ड है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके वक्त में मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगी ना, ये ऐसा बाहर से फेंक देगा, अपने अंदर से नहीं जाने देगा, ना जी, नॉट अलाउड, ठीक है। ये है डायामैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक कैसे रिएक्ट करें, देखो फेरोमैग्नेटिक लिख दिया, काई इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, शॉर्टकट में सब डाला। फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, डाया से थोड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ठीक है, काई प्लस है, ठीक है, लेकिन स्मॉल है कंपेयर टू फेरो, ठीक है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको पास कर रहे हो तो ये अपने अंदर से जाने देगा मैग्नेटिक फील्ड को, दिस विल अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू द मटेरियल, पास कर सकें, वो बाहर की तरफ नहीं फेंकेगा, ठीक है। चलो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आर दोस, चलो पहले डाया का रीड कर लेते हैं। द फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड, देखो फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड, फेंक दी गई दूर, फील्ड लाइन को भी रिपेल कर दिया, जाओ जी, और एक्सपेल्ड कह रहे हैं, हाँ, एंड इट डज नॉट अलाउ टू पास थ्रू इट इनसाइड, अंदर से कम जितनी कम हो सकती है उतनी कम करेगा, नहीं हो सकती नहीं करेगा, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द बार मैग्नेट विल टेंड टू मूव टू हाई टू लो फील्ड, अगर उसको हाई फील्ड में रखा है वो लो में जाएगा, बोला कोने में चला जाएगा जहाँ लो फील्ड है, हाँ। सम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर, अब मैंने एग्जाम्पल दिया, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड, these are the examples. The phenomena of perfect diamagnetism in superconductors is called Misner's effect after the name of the scientist, ठीक है। परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो जो सुपर कंडक्टर्स में बिहेवियर शो करते हैं उसको मिसनर्स इफेक्ट कहते हैं। ये देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी काई इज लेस देन 1,
एंड ससेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो लेस देन 1। ठीक है, ये रिपेल कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है। नाउ पैरामैग्नेटिक रीड करते हैं। मैंने बोला था वो अपने अंदर से अलाउ कर देंगे। काय प्लस होता है, ठीक है, स्मॉल होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दोज विच गेट वीकली मैग्नेटाइज, क्योंकि स्ट्रांगली तो फेरो होगा इन द एक्सटर्नल फील्ड। ओके, टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीकर। अभी जब एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है और पैरामैग्नेटिक रखा है ना, तो क्या बोलेगा ना, चला जाएगा हायर की तरफ, चला जाएगा भीड़ की तरफ चला जाएगा। डाया दूर गया, ये पास चला गया, पैरा पास, पी पी, ठीक है। तो ये पास में जाएगा, किसके पास जाएगा, हेवी, जहाँ हायर मैग्नेटिक फील्ड है उसके पास जाएगा। इंडिविजुअल एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल possesses permanent magnetic dipole moment of their own। इनमें अपना कुछ मोमेंट होता है। When placed in a uniform magnetic field, the bar will move from a weaker field to a stronger field। बिल्कुल उल्टा हो गया डाया का। Some paramagnetic materials are aluminium, sodium, calcium, oxygen, ठीक है ना, ध्यान नहीं देना, रिपीट हुआ। ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, परमिएबिलिटी इज अगेन ग्रेटर देन 1। नाउ यू हैव फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। यू काई इज पॉजिटिव एंड लार्ज, ठीक है, ये बता दिया। अब जब इनमें से इनको आप मैग्नेटिक फील्ड में करते हो ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो मैक्सिमम फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देता है, मैक्सिमम फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देता है, ठीक है। तो देखो, फेरोमैग्नेटिक्स आर दोज विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द एक्सटर्नल फील्ड। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर मैग्नेटिक फील्ड टू अ हायर रेंज, बहुत जल्दी जाएंगे। दे गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट वेरी फास्ट, वहाँ वाले वो दूर हो जाएंगे, रिपेल होते हैं डाया वाले। इंडिविजुअल एटम्स of a ferromagnetic substances, they possess their dipole as a paramagnetic substances, लेकिन इनका individual dipole ज़्यादा होता है। They interact with one another in such a way that they simultaneously align themselves in a common direction over a macroscopic volume called domain। बताती हूँ domain क्या होता है। This is a ferromagnetic material, thus in a ferromagnetic the field lines are highly concentrated inside, and in non-uniform magnetic field the sample tends to move towards the region of higher magnetic field, right। ये आपके डोमेन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ना, ये क्या होता है, उनका अपना एक डोमेन होता है। ये सपोज एक आयरन रॉड रख दो, आयरन बार है, तो उसके अंदर ना ये क्या करते हैं, अपने 4 कमरे बना लेते हैं। जैसे कि आपका क्लासरूम हो गया, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक है, और 4 ग्रुप्स में बच्चे बैठे और अपने एक ही डायरेक्शन में बैठे, एक वॉल को ही देख रहा है, दूसरे इधर वाले ये इधर की वॉल को देख रहे, तीसरे इधर वाले ये इधर की वॉल को देख रहे, और चौथे इधर की वॉल को देख रहे, ठीक है। सारे इमेजिन करो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, लेकिन सब एक तरफ देख रहे हैं, सब एक तरफ, मतलब ये राइट वॉल को देख रहे तो सारे राइट वॉल को देख रहे, ये लेफ्ट वॉल को देख रहे सारे लेफ्ट वॉल को देख रहे, ये फ्रंट वॉल को देख रहे सारे फ्रंट वॉल को, और ये बैक वॉल को, ठीक है, बस वही है, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो क्या हुआ, फ्रंट वॉल वालों ने बैक वॉल वालों की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है कैंसिल कर दिया। 10 बच्चे 10 बच्चे 10 बच्चे 10 बच्चे, हर जगह इक्वल है, सबने अपना डायरेक्शन लिया है, तो हर एक ने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो एट रूम टेम्परेचर सब लोग अपनी अपनी दीवार को देख कर बैठ रहे, सब लोग अपनी अपनी दीवार को देख कर बैठ रहे और कैंसिल आउट किए। सो दे आर नॉर्मल, एक मेटल है, दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, बट उनकी एक पावर है। जैसे ही आप उन बच्चों को मैग्नेटिक फील्ड में डाले, सपोज अब एक प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल कौन है यहाँ पर प्रिंसिपल मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रांग भी है, टीचर से और स्ट्रांग हो गए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, टीचर आ गई, सब बच्चे देखे अलाइन करे, थोड़े थोड़े कुछ कम ज़्यादा कर रहे, स्ट्रांग प्रिंसिपल आ गया यार, हाईएस्ट ऑफ द स्कूल है, सब बच्चे फ्रंट वॉल की तरफ देखने लग जाएंगे, सबका डायरेक्शन एक तरफ हो गया, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। जितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड
उतने सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। कैन यू इमेजिन दैट? बस यही है, जब 4 टुकड़े थे वो डोमेन है, वो 4 डोमेन बोलो या 10 डोमेन बोलो, सब अपने अपने इक्वल तरीके से एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। लेकिन जैसे ही एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आती है, जैसे भी मैग्नेटिक फील्ड आती है, डिपेंडिंग ऑन द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो अपने आप को अलाइन करने लगते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में कन्वर्ट होता जाएगा, क्योंकि पावर तो था लेकिन हम उसको कैंसल आउट कर रहे थे। लेकिन किसी के नज़र में आने के बाद, प्रिंसिपल के सुपरविजन में आने के बाद, they all have focused in one direction। ये आपका फेरोमैग्नेटिक। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होंगी। फेरोमैग्नेटिक को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो ना, तो वो जो मैग्नेट बन रहे हैं, जो ये बच्चे सारे एक तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं ना, सारे एक तरफ, ये 2 तरीके से होते हैं, ये 2 तरीके से होते हैं, ठीक है। ये जो अलाइनमेंट है ना, ये लेफ्ट वाले इधर कर लिए, थोड़े से लेफ्ट राइट वाले इधर कर लिए सारे, ये हो गया डोमेन रोटेशन, ठीक है, ठीक है। या एक होता है रोटेशन ऑफ डोमेन, डोमेन अपने आप को सबने रोटेट कर लिया, या उसकी डिस्प्लेसमेंट, सीधा ये पूरा का पूरा वॉल डिस्प्लेस हो गया, पूरा वॉल सारे एक तरफ। तो इसको 2 तरीके से आप कर सकते हो। तो वो ये है इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। डायग्राम ऊपर देख लिया, डोमेन आपको समझ गए। अब 2 तरीके से 2 काम होते हैं फेरोमैग्नेटिक में, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पूरे के पूरे कमरे को पलटा दिया, डोमेन्स को ही पलटा दिया। तो देखो, डोमेन बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट, बाउंड्री डिस्प्लेस हुई, चलो एक साथ सबको जगह पे ले आए, या डोमेन रोटेशन हो गया। सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन एनी डायरेक्शन बिकम्स 0, नॉन ज़ीरो, ठीक है। ये देखो, या तो ये डोमेन डिस्प्लेसमेंट हो गया वॉल, तो ये थोड़े थोड़े इधर गए, इसने ना अपना दायरा बढ़ा दिया। तो अब देखो, पहले क्या कर रहा था, ये इसको कैंसिल कर रहा था, ये इसको कैंसिल कर रहा था, ये वाला प्लस है तो ये इसको कैंसिल कर रहा था। अब क्या हो गया, ये दोनों तो सेम हो गए, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये बहुत बड़ा हो गया। तो ये जो छोटू है ना, इस ये वाला इसको कैंसिल नहीं कर पाया। ये अगर 10 है तो ये 2 है, तब भी इसके पास 8 बच जा रहा, अगर ये 2 कैंसिल कर रहा है तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, भले ही थोड़ा कमज़ोर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो, सब डोमेन ने क्या किया, प्रिंसिपल आया, सब लोग बोले मैं एक ही डायरेक्शन में हो गए, हर ग्रुप वाले इधर फ्रंट वॉल की तरफ हो गए, मोर पावरफुल मैग्नेट बन गया। तो डोमेन रोटेशन या डोमेन डिस्प्लेसमेंट दोनों होते हैं या दोनों में से एक होते हैं, इस पे डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। ये है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म में आप बोलोगे डोमेन रोटेशन, डोमेन बाउंड्री रोटेशन, नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स नॉन जीरो, ठीक है। आप ये डायग्राम दो या आप ये डायग्राम दो, जो इजी लगता है। मेरे हिसाब से बहुत इजी है, 4 कॉलम बना दिए, डोमेन रोटेशन कर दिया, डोमेन डिस्प्लेसमेंट कर दिया, और ये आपके 2 मार्क का हो या 4 मार्क को आप लिख सकते हो। फेरोमैग्नेटिक के साथ भी आप थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म दीजिए डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। ये हो गया थ्योरेटिकल में। बाकी कंसेप्चुअल आया तो वो तो हम हर चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करें। अब देयर इज़ वन थ्योरी फॉर पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म बता दिया, लेस प्लस है लेकिन लेस है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में डाला, थोड़ा लेस अलाइन होते हैं, ठीक है, ठीक है, बनते हैं मैग्नेट। लेकिन इसमें भी एक थ्योरी है, जैसे इलेक्ट्रॉन थ्योरी हो गई फेरोमैग्नेटिज्म में, डोमेन रोटेशन, तो पैरामैग्नेटिक एक थ्योरी है एंड दैट इज योर क्यूरीज लॉ। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे बिहेव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो नहीं होता, अब अभी मैंने उसमें डोमेन में आपको बताया है, क्लास में बच्चे हैं 4 अपने अपने कॉर्नर में अलग अलग वॉल को देख के बैठे हैं, और वो उतने बच्चे उस कॉर्नर वाले 10-10 बच्चे एक ही वॉल को देख रहे हैं, इधर के 10 एक इधर के, वो फेरोमैग्नेटिक में था। पैरामैग्नेटिक में इलेक्ट्रॉन थ्योरी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्लास है, एक इधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, एक लेफ्ट देख रहा है, एक राइट देख रहा है, एक कॉर्नर को देख रहा है, एक पीछे देख रहा है, एक कहीं सेंटर कॉर्नर को देख रहा है, यानी सब रैंडम है। देखो बच्चे, कोई भी किधर देख रहा है, तो कोई एक को कैंसिल कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, कैंसिल सब कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि 4 ही वॉल को दे फेस कर रहे हैं, वो रैंडमली कोई भी एंगल पे वॉलों को देख रहे हैं, ठीक है। रैंडम मतलब भीड़ ऐसे नहीं, कचरा कच 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 कच, देखो देखो बच्चों को, एक उधर उसको खींच रहा है, उधर उसको खींच रहा है, उधर उसको खींच रहा है, उधर उसको खींच रहा है। किसी का कोई एक दूसरे से 10-10 लोगों का लेना देना नहीं, एक लेवल पे फाइट हो रही है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक फील्ड में ना सब लोग एक दूसरे को, तो देखो
यहाँ इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, हाँ सारे, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो है क्योंकि सबने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, वो तो वहाँ भी होता है, लेकिन सब ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर रहे थे। और जैसे ही उनको मैग्नेटिक फील्ड में दिया फेरोमैग्नेटिक को, तो सब डोमेन रोटेशन या डोमेन डिस्प्लेसमेंट किया। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, ये सारे रैंडम थे, सारे ना आ जाते हैं लाइन में आ जाते हैं, तो स्पेसिफिक ऑर्डरली ओरिएंटेशन हो जाता है उनका। यहाँ डोमेन की कोई बात नहीं है, पैरामैग्नेटिज्म में डोमेन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट नाउ बिकम्स नेट जीरो नॉन जीरो, सो यू गेट सम मैग्नेटिक मोमेंट हियर, ठीक है। ये सब एक तरफ चले गए। ये हो गया आपका थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिक हो गया, पैरा हो गया, फेरो हो गया, थ्योरी हो गया पैरा का, थ्योरी हो गया फेरोमैग्नेटिक का।